साथियों, आज मूल निवासी नायक पेपर का वर्धापन दिन है। इस मौके पर आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो सबसे पहले इस वर्धापन दिन की सभी सुनने वाले पढ़ने वाले जो लोग हैं उनको शुभकामना देता हूँ। और जो विषय है उस संबंध में कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आज जो विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं वो है, भारत में पत्रकारिता एक धंधा बन गया है जिससे देश के हित का बलिदान दिया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। 2, व्यवस्था परिवर्तन के लिए दैनिक मूल निवासी नायक का योगदान। 3, ब्राह्मण बनिया मीडिया और मूल निवासी भोजन मीडिया में अंतर क्या है, एक चर्चा। बहुत सारे विषय यहाँ चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। मैं कुछ बातें आज जो देश के अंदर हालात है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ बातें उस संदर्भ में रखना चाहूँगा। पहले तो जो हम लोगों को मीडिया चलाना चाहिए, किस लिए चलाना चाहिए, तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव है अवेकन द स्लेव्स, गुलामों को जागृत करने के लिए हमें पत्रकारिता को चलाना चाहिए, मीडिया को चलाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो गुलाम गुलामी के विरोध में विद्रोह कर उठेगा। गुलाम गुलामी के विरोध में तब तक विद्रोह नहीं करता जब तक गुलाम को गुलामी का एहसास नहीं कराया जाता। और ये एहसास कराने के लिए मीडिया बहुत बड़ा हथियार है। इसलिए मीडिया का उपयोग अवेकन द स्लेव्स, गुलाम को जगाने के लिए किया जा सकता है। ये एक उसका बड़ा मकसद बनाकर काम किया जा सकता है। दूसरा, जो मीडिया का ऑब्जेक्टिव है कि हम कोई मूवमेंट चला रहे हैं, हम कोई आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन का मैसेज जनता तक पहुंचना जरूरी है। कन्वे आवर मैसेज टू द पीपल, कन्वे आवर मैसेज टू द पीपल। यानी हमारा जो संदेश है, जो आंदोलन हम चला रहे हैं, उस आंदोलन का संदेश लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। यदि लोगों तक हम अपने विचार का संदेश पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए तो क्या होगा? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? अगर मान लो जंगल में वास्तव में मोर नाचा मगर देखा किसी ने भी नहीं, तो इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा? उसका वास्तविक अर्थ होगा, जंगल में मोर नाचा मगर देखा किसी ने भी नहीं, इसलिए नाचा ही नहीं, इसलिए नाचा ही नहीं। लोग ऐसा मान सकते हैं। जैसे मैं सोशल मीडिया आने के पहले लोगों को कहते थे कि हमारा इतने सारे
देश के राज्यों में, जिलों में, तहसीलों में हमारा नेटवर्क फैला हुआ है। तो लोग मुझे कहते हैं अखबार में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों का, और टीवी में तो आपका कोई खबर तो दिखता है नहीं। मतलब है, हो सकता है आपका, दिख नहीं रहा है। इसलिए कैसे माने कि आपका आंदोलन चल रहा है? यानी उसी तरह से जंगल में मोर नाचा, देखा किसी ने भी नहीं। आंदोलन आप लोगों का चल रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। तो कैसे माने आंदोलन आप लोगों का चल रहा है? तो इसलिए कन्वे आवर मैसेज टू द पीपल, जनता को आंदोलन का संदेश पहुंचाना, आंदोलन के जिंदा होने के लिए यह आंदोलन बढ़ रहा है। आंदोलन जिंदा है आंदोलन। इसके लिए कन्वे आवर मैसेज टू द पीपल, लोगों को आंदोलन का संदेश पहुंचाना जरूरी है। अगर पहुंचेगा तो लोग मानेंगे हाँ आंदोलन है। कम से कम जितने लोगों तक पहुंचेगा उतने लोग तो मानेंगे। नहीं तो कोई नहीं मानेगा। तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों को उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ताकि ये जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है मीडिया का, कन्वे आवर मैसेज टू द पीपल। तीसरा ऑब्जेक्टिव है मीडिया का, जज अवर सेल्फ। जब हमारी खबरें मीडिया में आएगी, लोग उसको पढ़ेंगे, खबर को पढ़ेंगे। अगर फोटोग्राफ है तो उस फोटोग्राफ को देखेंगे, फोटोग्राफ में कितने लोग हैं उसको देखेंगे, और देखने के बाद वो हमारे आंदोलन को जज करेंगे। क्या ये काफी फैल गया है, पहले तो नहीं था मगर अभी ये फैल गया है। पहले आंदोलन नहीं था, अब ये फैल गया है। अभी किनारे पे खड़ा रहना ठीक नहीं है, अभी अंदर घुसना पड़ेगा, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। जज अवर सेल्फ, जज अवर सेल्फ, बहुत अहम बात, क्योंकि लोग बहुत दूर से देखते रहते हैं, और जब उनको लगता है कि हाँ अब ये काफी फैल गया है, जैसे 5 अगस्त को ब्राह्मणों ने प्लान बनाया कि सारे देश को राममय बनाना है, तो हम लोगों ने काला दिन मनाया। वो 3-3.5 लाख लोगों तक वो जो ट्विटर जो है वो मैसेज पहुंच रहा था, दिखा रहा था। तो उन लोगों ने, ब्राह्मणों ने कंप्लेंट किया होगा, अरे रोको, ये कैसे रोक सकते हैं? रोक तो नहीं सकते, तो टेक्नोलॉजी का मामला है, नहीं रोक सकते। ऐसा करो, आपके ट्विटर पर यह आंकड़ा मत दिखाओ। तो उन्होंने दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि लोग देखते तो हमारी ताकत को जज करते, हमारी ताकत को जज करते तो एहसास करते कि ये आंदोलन अब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा हो गया है। जब बहुत बड़ा हो गया है, ऐसा जज करेंगे तो किनारे पर खड़े लोग जो है वो ये सोचेंगे कि अब ज्यादा देर किनारे पे खड़ा रहना ठीक नहीं होगा, अब हमको भी कूदना होगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे, और इसका फायदा इसके अंदर जो शामिल लोग हैं वो उसको फायदा उठाएंगे। तो इसलिए ये तीसरा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है मीडिया का। अब चौथा उद्देश्य है इमेज बिल्डिंग। इमेज बिल्डिंग है, तो इमेज बिल्डिंग में ही इमेज डिस्ट्रॉइंग शामिल है। जैसे गांधी की इमेज बनाई ब्राह्मण बनिया मीडिया ने,
कि गांधी महात्मा है। गांधी महात्मा नहीं थे। ज्योतिराव फुले को लाख लोग इकट्ठा होकर बॉम्बे में महात्मा की पदवी दी लोगों ने। ऐसी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। एक परीख नाम का ब्राह्मण था अहमदाबाद में, उसने अपने बच्चे का नामकरण करने के लिए 1914 को जब गांधी भारत में आए तो उसको उस कार्यक्रम के लिए बुलाया। इंडिया टुडे ने छापा ये बात। तो उसके लिए उन्होंने पत्रिका छापी। तो पत्रिका में परीख नाम के ब्राह्मण ने गांधी के सामने महात्मा शब्द लिया। साउथ अफ्रीका में भी लोग उसको महात्मा नहीं मानते थे, भारत में भी कोई भी नहीं मानते थे। वो परीख नाम का जो अहमदाबाद का ब्राह्मण था, उसने अपने पारीख ये गुजराती ब्राह्मणों का सरनेम है। आशा पारीख का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन थी। तो उसने पत्रिका निकाली थी उसकी, उस पत्रिका में गांधी के नाम के आगे महात्मा लिखा था। किसी ने भी लाख लोग इकट्ठा होकर महात्मा की पदवी नहीं दी। और फिर एक बार गांधी जब पुनः आए तो उन्होंने कहा कि वास्तविक महात्मा तो ज्योतिराव ही है। गांधी को भी ऐसा था, मैं तो नहीं हूं। इनडायरेक्टली वो उसको अपराध बोध हुआ होगा, ये तो रियल महात्मा है साला, मैं तो ऐसे ही फेक महात्मा हूं, फेंका हुआ महात्मा हूं। तो उसको रियलाइजेशन हुआ होगा कि अब मैं सत्य के प्रयोग करने वाला आदमी असत्य कैसा बोलूं। तो उसको कहा कि वास्तविक महात्मा ज्योतिराव फुले। उससे भी ये प्रमाणित होता है कि गांधी महात्मा नहीं थे, मगर भारत का जो मीडिया है, उस मीडिया ने गांधी को महात्मा के तौर पर प्रोजेक्ट किया। और गांधी का विरोध करने वाले जो भी लोग थे, उसमें सबसे बड़े व्यक्तियों में मोहम्मद अली जिन्ना और बाबा साहब आम्बेडकर थे। तो उनको उन्होंने देशद्रोही के तौर पर उसकी इमेज को बिल्ड करने की कोशिश की। तो इमेज बिल्डिंग में ही इमेज डिस्ट्रॉइंग है। ये भी मीडिया का जो ब्राह्मण बनिया मीडिया है, इसमें एक और बात शामिल है, ब्लैकमेल करने का, झूठी खबरें छापने का। तो इंडिया टुडे ने हमारे विरोध में, हमने जब आंदोलन किया था गुजरात में हिम्मतनगर के एरिया में, तो अहमदाबाद के अखबार में और इंडिया टुडे में हमारी खबर छापी कि ये जो वामसेफ वाले लोग हैं, ये सेमी नक्सलाइट लोग, इमेज बिल्डिंग, यानी डायरेक्ट नक्सलाइट नहीं बोल सकते एकदम, क्योंकि है नहीं। तो पहले सेमी नक्सलाइट बोलने का, अर्ध नक्सलवादी लोग, ये इंडिया टुडे में लिखा उन्होंने। अंग्रेजी में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा। तो मैंने बॉम्बे पूना के कोर्ट में उसके खिलाफ में केस दायर कर दिया। उनके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का, क्योंकि वो लिखित है। तो उन्होंने यहाँ हियरिंग में हाजिर करने के बजाय उसको उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया। पैसे वाले लोग हैं। चोपड़ा उसका कार्यकारी संपादक था। जब हमने केस दाखिल किया तो चोपड़ा को हमारी वजह से इंडिया टुडे के कार्यकारी संपादक पद से हटाया गया। तो सेमी नक्सलाइट ये टर्म उन्होंने खुद बनाई, खुद तैयार की। ये डायरेक्ट इनको नक्सलाइट नहीं कहा जाता, सेमी नक्सलाइट से शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग झूठे खबरें इधर छापते थे, मराठी पेपर वाले भी, ब्राह्मण बनिया के, उनके खिलाफ में हमने कई जगह केसेस दाखिल किया, कोई जवाब नहीं दे पाया। तो जो ब्लैकमेल करने वाला एक एस्पेक्ट है मीडिया में, एक तो ब्लैकमेल करते हैं। अगर उनको ब्लैकमेल करने के लिए रोका जाए तो फिर वो ब्लैकआउट करते हैं। ब्लैकआउट का मतलब है आपकी खबर को बिल्कुल भी नहीं छापा जाए।
एक नहीं छापना है, यानी लोगों को पता ही नहीं चलने देना है, जंगल में मोर नाचा है, पता ही नहीं चलने देना है। क्योंकि अगर खबर छाप जाती है तो लोगों तक पता चल जाएगा। जैसे भीमा कोरेगांव का जो मामला था, वो ये आंदोलन हमने चलाया था, प्रकाश आंबेडकर का इसके साथ कोई संबंध नहीं था। जो महाराष्ट्र बंद का हमने ऐलान किया तो सारे मीडिया वालों ने ये सोचा, अरे तो फिर तो महाराष्ट्र में वामन मेश्राम का नेतृत्व जो है इसके बाद इस्टेब्लिश हो जाएगा और वो तो फिर हम लोगों को फूंक मार के उड़ा देगा। तो इसलिए मीडिया वालों ने, और ये प्रबंध जो है फडणवीस के द्वारा किया गया था। ये सारे वीडियो जो है हमारे पास सारा रिकॉर्डिंग है कि प्रकाश आंबेडकर फडणवीस के घर से निकलकर आने के बाद ऐलान किया, फिर दोबारा बंद करने के लिए भी पूछने के लिए गया। प्रकाश आंबेडकर कितने बजे बंद करने का, आपको ने बताया नहीं अभी तक। नहीं अभी ठीक है, 4:30 बजे बंद कर देना। तो 4:30 बजे बंद भी करवा दिया, बाहर आके, वो भी बाहर आके किया, पहले अंदर गया फिर बाहर आके किया। ये वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों को खास तौर पर बता रहा हूं कि ये ब्लैकमेल करने का काम वो करते हैं या इमेज बिल्डिंग का काम करते हैं या इमेज डिस्ट्रॉइंग करने का काम करते हैं या खबर को ना छापकर ऐसा कोई आंदोलन चला वो मालूम ना हो इसकी भी खबरदारी लेते हैं। ये सारी बातें वो करते हैं। तो इमेज बिल्डिंग में ही प्रोजेक्शन शामिल है। किसको प्रोजेक्ट करने का? मान लो कि हम आंदोलन चला रहे, प्रोजेक्ट कर रहे प्रकाश आंबेडकर को, उसका वो अपने जीवन में भीमा कोरेगांव को नहीं गया। अभी मेरे ख्याल से 65 के ऊपर उसकी उम्र है, अपने जीवन में कभी नहीं गया। जब हमने इसको इश्यू बनाया तब गया। और पत्रकारों ने पूछा गए थे क्या, तो झूठ बोला, हाँ गया था, रात में गया था। अब वो उसको मालूम ही नहीं कि हमारे लोग 4 बजे तक वहां, उधर मीडिया वाले उधर ही है, उधर हमारे लोग वीडियो वगैरह करके 4 बजे तक उधर ही थे। तो फिर वो उसका झूठ पकड़ा गया कि वो उधर गया ही नहीं था। वो 4 बजे तक इसलिए भी थे क्योंकि हमारा उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। दूसरे दिन जो कार्यक्रम होना था वो बहुत बड़ा कार्यक्रम था और 1 साल तक तैयारी हम कर रहे थे। लाखों लोग सारे देश भर से आए थे। तो ये बहुत सारी बातें हैं मीडिया के संबंध में जो हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है, और इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए मीडिया चलाना पड़ता है। वो लोग उन लोगों के आंदोलन चलाने के लिए भीड़ का, बाजार के अंदर का फोटो ले लेते, या जो लोकल गाड़ी है उससे लोग जब उतरते हैं तो वो बहुत भीड़ होती है, उसका फोटो ले लेते हैं और फोटो लेकर वो दिखाते हैं कि ये इनके आंदोलन का है। अब कोई वेरिफिकेशन का कोई मापदंड तो जो देखने वाले लोग हैं उनके पास होता नहीं है। जो वेरिफिकेशन का जो सिद्धांत है, कोई इंस्पेक्टर अगर मान लो नौकरी पे आ गया, इंस्पेक्टर हो गया, तो इंस्पेक्टर को भी वेरिफिकेशन समझ में नहीं आता। ये मर्डर किसी ने किया, ये पुलिस इंस्पेक्टर को भी समझ में नहीं आता ये सच क्या है झूठ क्या है। उसका बाकायदा सच और झूठ का फर्क करने की तमीज पैदा करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आम आदमी जो देखने वाला है या पढ़ने वाला है, उसके बाद कहां वेरिफिकेशन का तमीज है या समझ है जो उसको वो समझेगा। जैसे अभी विलास ने एक उदाहरण कहा कि किसी मुसलमान को वो आतंकवादी घोषित कर देते हैं
मीडिया लगातार प्रचार कर देते हैं और प्रचार करने के बाद में, लगातार प्रचार करने के बाद में वो उसके ऊपर आतंकवाद का ठप्पा लगा देते हैं और फिर उसको अरेस्ट किया जाता है। वो 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल जेल में सड़ता है। उसके बाद हाई कोर्ट का डिसीजन आता है। ऐसा जंगली महाराज केस में 52 लोगों को छोड़ दिया। ये जो हिमायत बेग है उसको 2 बार 3 बार फांसी की सज़ा हुई, उसको आजीवन कारावास हुआ और आजीवन कारावास का कारण दिया कि उसके घर में ये RDX मटेरियल मिला। तो RDX मटेरियल मिला है, पुलिस वाले ये RDX मटेरियल लेके जाते घरों में दूसरों के और उसको कहते हैं हाँ इनके घर में मिला, वो अपने पास ही लेके जाते। आप बोलेंगे भाई ये तो भयंकर बात, आप पर इसका कोई सबूत है? कोल्हापुर में हमारे बामसेव का कार्यकर्ता, शेख का बेटा वीडियो बनाने का काम करता था, रिपेयरिंग का वीडियो रिकॉर्डिंग का काम करता था। तो उसने अपने दुकान में CCTV कैमरे लगा रखे। अब पुलिस वालों को पता ही नहीं। 6 पुलिस वाले आए और उन्होंने अपने ही सफारी में से मोबाइल निकाल कर के, तुम आतंकवादियों से बात करते हो? कहा कि नहीं, मैं आतंकवादियों से कहां से बात करता हूं? तो मोबाइल निकाला, ये मोबाइल है जिस पर तुम बात करते हो। नहीं, ये मोबाइल तो तुमने अपने से जेब से निकाला। वो बोल रहा है ये तो आपने अपने जेब से निकाला, तो मैं कैसे बात कर सकता? नहीं करते हो, चलो लेकिन अरेस्ट कर। अब पुलिस वालों को मालूम ही नहीं कि CCTV कैमरे में मैं खुद अपना मोबाइल निकालते हुए उसमें रिकॉर्ड में आ गया। वो सारा रिकॉर्ड हाई कोर्ट के लोगों के सामने रखा गया। हाई कोर्ट के जज ने इंक्वायरी का ऑर्डर दिया और इंक्वायरी के ऑर्डर में पता चला कि पुलिस वालों ने कॉन्स्पिरेसी बनाकर वो मटेरियल मोबाइल खुद लेके गए। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी को आतंकवाद के तौर पर फंसाने के लिए अपने पास ही मटेरियल लेके जाते हैं और उसको मुद्दा माल सबूत बना करके उसके खिलाफ में यूज करते हैं और उसको आतंकवादी घोषित करते हैं। उस तरह से RDX मटेरियल तुम्हारे घर में मिला। अरे भारत में मिलिट्री के अलावा RDX मटेरियल नहीं रहता है, बाहर किसी को नहीं मिलता। अगर इसके पास RDX मटेरियल मिला तो इसका दूसरा मतलब है विदेश से आया होगा, समंदर से आया होगा। तो फिर आपने इसको तो RDX मटेरियल के तौर पर पकड़ा, तो उसको ये पूछना चाहिए था कि आपने लिया कहां से, वो कौन लोग हैं विदेश वाले जिन्होंने, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। फिर उसको आजीवन कारावास दे दिया हिमायत बेग को। मगर पुलिस वालों ने कोर्ट में जो गवाह दिए थे, उन गवाहों को एक पत्रकार जाके मिला उन गवाहों। अब उनको मालूम ही नहीं है कि उनके साथ बातचीत करते वक्त उसका रिकॉर्ड जो है वो हो रहा है। तो रिकॉर्ड किया गया कि आपने कोर्ट में ऐसा ऐसा था। नहीं, वो तो पुलिस ने बोला ऐसा कहने के लिए। हिमायत बेग तो पूना में था ही नहीं उस दिन, वो तो औरंगाबाद में था। मगर पुलिस वालों ने हमसे कहा, नहीं तो कहा कि तुमको भी अंदर डाल देते। तो झूठे जो मतलब केसेस है वो पुलिस वालों ने तैयार किए। ऐसा सारा रिकॉर्ड जो है उस पत्रकार ने इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में वो सार्वजनिक कर दिया सोशल मीडिया। फिर वो रिव्यू हुआ, उसको 2 बार फांसी की सजा हुई थी, वो रिव्यू हुआ। रिव्यू होने के बाद में फिर कोर्ट ने बदल कर, अब जो आदमी कोर्ट में फिर ये कह रहा था, जज ने अपने से कहने हॉस्टेल जल, हाँ जो गवाह होता है हॉस्टेल जल, हाँ बदल लेला है। पूर्वी हाँ ऐसा मन होता था, अभी वो ऐसा बोलता है, ये हॉस्टाइल हो गया है, इसकी बात को सही नहीं माना जा सकता। जज भी उसके अंदर मिला हुआ। तो ये जो घटनाएं हैं, ये जो परिस्थितियां हैं,
फिर उसके बाद में क्या होता है, उसको आतंकवाद के बाद 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल के बाद छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद में एक लाइन की खबर अखबार में नहीं आती कि इसको निर्दोष छोड़ दिया गया। अब वो अखबार वाला कैसे छापेगा? उसने कहा चला मैंने ही तो इसको आतंकवादी घोषित किया था, अगर मैं ही अखबार में छापूंगा तो जो मेरा पाठक वर्ग है वो सोचेगा कि ये अखबार वालों ने लिखा था कि ये आतंकवादी है, यही खबर लिख रहा है कि निर्दोष छोड़ दिया। तो इसका मतलब अखबार वालों ने ये कैंपेन चलाकर मीडिया ट्रायल चलाया था। इसको आप लोगों को अभी समझ में मालूम नहीं होगा ये मीडिया ट्रायल क्या मामला है। एक होता है कोर्ट में ट्रायल चलता है किसी आरोपियों के खिलाफ में, तो कोर्ट में ट्रायल कैसे चलता है? कोर्ट में ट्रायल चलता है, एक तो उसका वकील होता है, एक सरकार का वकील होता है। सरकार का वकील उसके विरोध में बात करता है, उसका वकील उसके समर्थन में बात करता है, दोनों की सुनकर जज जो है फैसला करता है। मीडिया में, मीडिया ट्रायल में अकेला ही होता है। उसके विरोध में आतंकवादी 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 ऐसा अभियान शुरू करे, एक ही होता, दूसरा पक्ष उसके सामने आता ही नहीं। इसको बोलते मीडिया ट्रायल। क्योंकि हमारे लोगों को बहुत सारी बातों की समझ भी नहीं है। मीडिया ट्रायल शब्द आ रहा है, नया शब्द आ रहा है, पहले शब्द था नहीं, मीडिया ट्रायल नया शब्द। ये मीडिया ट्रायल है क्या? तो आपको जुडिशियल ट्रायल और मीडिया ट्रायल का फर्क अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको मीडिया ट्रायल समझ में नहीं आ सकता। तो ये मीडिया ट्रायल है, और मीडिया ट्रायल से क्या होता है, उसको उसने जेल में डाल दिया मीडिया ट्रायल करके, सजा भी सुना दिया, आतंकवादी हो गया। वो आरोपी नहीं, वो आतंकवादी घोषित हो गया, अखबार वालों ने घोषित कर दिया आतंकवादी। जो काम जज को घोषित करने का करना चाहिए वो काम मीडिया ने घोषित कर दिया आतंकवादी। तो इसका मतलब यह है कि जब वो निर्दोष छूट जाता है, निर्दोष छूटने के बाद जब वो जो अखबार उसको आतंकवादी घोषित कर रहा था वो जब उसकी खबर नहीं छापता, तो अखबार वालों को मालूम है कि हमने तो मीडिया ट्रायल चलाया था, हमने उसको जेल में डालने के लिए सब किया था, उसकी बात सुने बगैर किया था। तो जो मीडिया ट्रायल है कब प्रूव होता है? जब उसको आतंकवादी घोषित किया करता है मीडिया, फिर वो जेल में जाता है, और हाई कोर्ट से वो जब निर्दोष छूटता है, छूटने के बाद वो अखबार जब उसकी खबर नहीं छापता है, तब ये प्रूव हो जाता है कि उस अखबार ने, उस मीडिया ने मीडिया ट्रायल चलाया था, और हम खुद झूठे साबित ना हो इसके लिए खबर नहीं छापता। बात को समझना बहुत जरूरी है। तो जुडिशियल ट्रायल और मीडिया ट्रायल, द डिफरेंस बिटवीन, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इसके पीछे की साजिश समझा रहा हूं जो हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आजकल मामला मीडिया ट्रायल का सुप्रीम कोर्ट चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में अभी उस पर बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का कुछ दिन के अंदर फैसला आएगा, मगर वो अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई तो उसके बारे में कोई ना कोई फैसला आएगा। अभी रिया के विरोध में सीबीआई लगाया, कुछ भी नहीं मिला। सीबीआई वालों को कुछ नहीं मिला, क्योंकि सीबीआई वाले अगर झूठा मुकदमा स्थापित कर दिया रिया इसमें शामिल, तो कोर्ट में उसको प्रूव करना पड़ेगा। वो कोई सामान्य मुसलमान तो है नहीं, वो एक फिल्म इंडस्ट्री की फेमस हीरोइन है। उसका बाप जो है कर्नल रैंक का, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का बहुत बड़ा अधिकारी रहा है, तो वो देशभक्त परिवार भी है, ऐसा ही नहीं है। उसके बाप ने अपने जवानी के बहुत सारे समय जो है उसने देश के लिए कुर्बानी भी दिया है, इसलिए उसको ऐसे ही नहीं कहा जा सकता। तो उन्होंने सोचा कि झूठ मूठ का मुकदमा भी दायर नहीं किया जा सकता, उससे सीबीआई की बदनामी होती है, बात अलग, तो प्रूव करना पड़ेगा ना सीबीआई को। और मर्डर के संबंध में तो ठोस सबूत चाहिए, ऐसे कोई फालतू सबूत नहीं चाहिए। मगर मीडिया ट्रायल चलाया, उस मामले को लेकर सारा मामला चला गया कोर्ट में, सुशांत सिंह के रेफरेंस में ये सारा मामला चला गया कोर्ट में, उस पर बातें चल रही है।
तबलीगी जमात का केस का रिजल्ट आया गया, हाई कोर्ट ने कहा कि वो तो सबसे पहले मैंने उसकी क्रोनोलॉजी समझा कर कैसे गलत है कहा। और अभी 50 लाख, आज का सवेरे का 50 लाख पार हो गया भारत का कोरोना का आंकड़ा। अब किसने अब तो तबलीगी वाले भी नहीं है। तो अब वो सरकार कह रही है एक्ट ऑफ गॉड, ये भगवान की लीला है। नालायक लोग जिनको सालों ने हम लोगों को हमने प्रधानमंत्री बनाया, अर्थमंत्री बनाया, वो बोल रहे एक्ट ऑफ गॉड, ये भगवान की लीला है। तो तुम काहे के लिए उधर प्रधानमंत्री बने हुए हो, अर्थमंत्री बने हो, अगर ये एक्ट ऑफ गॉड है तो? तुम्हारी जिम्मेदारी थी रोकने के लिए, मगर तुमने लॉकडाउन के दौरान जो टेस्ट अभी लाखों की 10 लाख 11 लाख टेस्ट कर रहे, अगर वो 3 महीने के दौरान टेस्ट किया होता तो वो 3-4 महीने में खत्म हो गया होता। वो आगे जो है बढ़ता नहीं। उस समय तो 500 थे और फील्ड में 1000, 2000, 5000, 10,000 होते, या मान लो लाख होते। अगर तुमने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का टेस्ट किया होता तो सारा देश जो है कवर हो गया होता। संक्रमण करने वाला आदमी अगर आइसोलेट होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता तो संक्रमण करने के लिए समाज में आदमी ही नहीं बचता, तो ये आंकड़ा कहां से आता? लॉकडाउन में नरेंद्र मोदी ने ये मान लिया लॉकडाउन ही दवा है। अब पार्लियामेंट में उनको जवाब दे नहीं पा रहे। अबे लॉकडाउन दवा कैसे है? नहीं, कोई दवा नहीं है इसलिए दवा है, यही कहा था। कोई दवा उपलब्ध नहीं है इसलिए यही दवा है। केवल लॉकडाउन को दवा माना गया। अरे लॉकडाउन को समय मानते, तुम्हारे पास फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी केंद्र सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। 8 दिन में सारे देश भर में जितने लैब चाहिए खड़े कर देते। मामला पैसे का था, लैब से खड़े कर देते। और अगर खड़े कर देते, लाखों लोगों का टेस्ट जो है हफ्ते में कर लेते, तो महीने भरे में सारा का सारा देश भर का मामला जो है कंट्रोल में आ जाता। ये 50 लाख वगैरह जो आंकड़ा है, ये बढ़ाने वाले लोगों को आपने चुपचाप लॉकडाउन में उनको काम करने दिया, बढ़ाने दिया, वो बढ़ाते रहे। उनको घर के अंदर आने नहीं दिया, घर के बाहर नहीं आने दिया, तो घर में ही फैलाते रहे। तो इस तरह से इसके बारे में जिस मीडिया, जो भोपू मीडिया था नरेंद्र मोदी का, उन्होंने कहा कि दुनिया में पहले नंबर का नेता है। अब कौन से नंबर का है? अभी दूसरे नंबर पर आ गया है। भारत का नंबर है 64 लाख अमेरिका का है, 50 लाख भारत का है। ये अक्टूबर माह के एंड तक भारत का आ जाएगा पहला नंबर। अगर ये आंकड़ा बरकरार रहा तो 30 लाख अक्टूबर माह का जोड़ दो तो 80 लाख हो जाएगा। और अभी आज की तारीख 17, तो 10 लाख और 40 लाख जोड़ दो। 40 लाख अगर जोड़ दोगे तो 50 और 40 90 लाख हो जाएगा। और ये 64 लाख जो आंकड़ा है वो रिवर्स गियर में चल रहा है, तो ये 64 लाख का 70 हो जाएगा, तुम्हारा 90 हो जाएगा, तो तुम्हारा नंबर आ जाएगा पहले। तो नरेंद्र मोदी को तुम पहले नंबर देना चाहते थे, वैसे ही आ जाएगा तुम्हारा पहला नंबर। नालायकी में आएगा पहले, फिर उस समय क्या होगा, तुम्हारा नालायकी में पहला नंबर आएगा। तो एक तो ये बात जानना और ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो मैं जो सुप्रीम कोर्ट में मीडिया ट्रायल का मामला चला गया और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला चला गया, और आज का बहुत बड़ा इशू है, इसके बारे में लोगों को कोई खास जानकारी नहीं है, तो इसलिए कुछ बातें मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ।
कि 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद नहीं हुए। ये आज़ादी का आंदोलन था नहीं, इसीलिए ज्योतिराव फुले इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे कि ये ब्राह्मणों के आज़ादी का आंदोलन। शाहू महाराज भी शामिल नहीं हुए, बाबा साहब आम्बेडकर भी शामिल नहीं हुए, पेरियार शामिल थे। आज पेरियार का जन्मदिन है। पेरियार शामिल थे कांग्रेस में, वो स्टेट के जनरल सेक्रेटरी थे और सबसे बड़े लीडर थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया 1925 को, स्टेट कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, इस्तीफा दे दिया। पेरियार ने इस्तीफा देकर वो जस्टिस पार्टी में शामिल हुए। फिर जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर उन्होंने, वो उसके सब सर्वे सर्वा हो गए थे, सबसे बड़े लीडर हो गए थे। और फिर उन्होंने डीके द्रविडार कज़गम नाम का आंदोलन शुरू किया और उसको उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर फैलाया और घोषित किया था कि कांग्रेस को कम से कम तमिलनाडु में तो मैं समंदर में दबाऊंगा। आज भी कांग्रेस को उनके सपोर्ट के बगैर चुनाव नहीं लड़ सकते। बीजेपी को चुनाव लड़ना है तो भी, और कांग्रेस को सपोर्ट करना है तो भी, कांग्रेस को भी अगर चुनाव लड़ना है तो वो इनके साथ सहयोग से ही चुनाव लड़ना पड़ता है, अन्यथा वो चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे हालात पेरियार के आंदोलन की वजह से निर्माण हुए। तो ये सारे लोग जो है ये उस आज़ादी के सो कॉल्ड तथाकथित आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं थे। मैं इस मुद्दे पर देश में चर्चा करता हूं, इस मुद्दे पर वो चर्चा भी नहीं करते। उनको मालूम है कि इस मुद्दे पर हम लोग पराजित हो जाएंगे। वामन मेजराम के पास इतने सारे सबूत है और वो सबूत हमारे पुरखों के द्वारा पैदा किए हुए सबूत है। तो हमारे पुरखों को अगर हम अपना पुरखा नहीं मानेंगे, अपने बाप को अपना बाप नहीं मानेंगे, तो साला फिर तो और ज्यादा खतरा पैदा हो जाएगा, नाजायज औलाद घोषित हो जाएंगे। इसलिए अपने पुरखों को तो मानना पड़ेगा कि ये पुरखे हमारे, फिर उनके सबूतों को भी मानना पड़ेगा कि ये सबूत भी उनके ही है। फिर तो अमन मेजराम की बात को ही मानना पड़ेगा कि आज़ादी का आंदोलन नहीं था। इसलिए इस पर वो इसका जवाब क्या ढूंढ के निकाला, इस पर चर्चा ही नहीं किया। तो इस तरह से 15 अगस्त आज़ादी से हम लोग आज़ाद नहीं हुए। हम लोग आज़ाद कब हुए? जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और संविधान के आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मौलिक अधिकार दिया गया। उसकी वजह से हम लोगों को, जो मनुस्मृति ने हमको बोलने की सुनने की आज़ादी नहीं दी, वो आज़ादी हमको मिली। और उस आज़ादी की वजह से, आर्टिकल 19 की वजह से हम लोग आज़ाद हुए। इतना इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 19 हमारे लिए। अमेरिका का एक बहुत बड़ा थिंकर है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी कौम को अगर आप गुलाम बनाकर रखना चाहते हो, उसके बोलने पर पाबंदी लगा दो, तो वो गुलाम बनाया जा सकता है, उस कम्युनिटी को गुलाम बनाया जा सकता है। तो इस रेफरेंस के तहत जो बोलने की, लिखने की, अभिव्यक्ति करने के बहुत सारे तरीके हैं। अभिनय करके आप अभिव्यक्त कर सकते हो, फिल्म बनाकर, या मतलब कई प्रकार की आज़ादी है, लिखने की, बोलने की, अभिव्यक्ति की। लिखने बोलने के अलावा एक और आज़ादी है अभिव्यक्ति की। अभिव्यक्त करने के बहुत सारे तरीके। तो ये जो आज़ादी है, इस आज़ादी की वजह से हम लोग आज़ाद हुए। उसी आज़ादी की वजह से हम लोग बोलते बोलते चले इतना बड़ा आंदोलन खड़ा, क्योंकि अखबार वालों ने हमारी बात नहीं छापी, मीडिया वालों ने हमारी बात नहीं लोगों तक पहुंचाई, मगर हम बोलते 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 इतना बड़ा आंदोलन हमने खड़ा कर दिया। अभी 2 बार हमने भारत बंद करवाया, 5 मार्च 19 को और 29 जनवरी
2020 को हम लोगों ने भारत बंद करवाया, और जिन लोग जो भारत बंद में करवाने वाले लोग थे उनके ऊपर इन लोगों ने पुलिस के द्वारा केस करवाए, ताकि अगली बार, उनको डर था कि अगली बार यही लोग फिर भारत बंद करवाएंगे। और जिन मुस्लिम लोगों ने हमें साथ सहयोग दिया था उनके लोगों को भी उन्होंने अरेस्ट किया, बहुत सारे UAPA का कानून लगाया, नासा लगाया, और उन लोगों को डरा के रखा हुआ है कि अब भारत बंद में आप लोगों को शामिल नहीं होना है भविष्य में, क्योंकि उनको मालूम है वामन मेहराम तो भारत बंद करने वाला है। अभी 21 तारीख का जब 100 लोगों को हम लोग संबोधित करने का जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषित किया है, अभी 4 दिन के बाद में वो आएगा, उसके बाद हम अनाउंस कर देंगे भारत बंद का कार्यक्रम। सारे देश भर में तैयारी करने के लिए हम लोगों को 100 लोगों को, फिर इस महीने के एंड तक हो सकता है 500 या 1000 लोगों के, या अक्टूबर महीने में चुनाव उधर बिहार में है तो वो फिर तो हजारों लोगों को हो जाएगा। तो हम लोग भी सारे देश भर में अपनी भारत बंद की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो उनको मालूम है कि ये 2 बार जो हमने भारत बंद किया है वो इतना बड़ा कार्यक्रम था, इतना बड़ा ये था, उससे शासक वर्ग डरा हुआ है पूरा का पूरा। क्योंकि ये 10-20 बार अगर भारत बंद करो तो ये 6 लाख गांव तक आंदोलन पहुंच जाएगा, लोगों तक हमारी आवाज पहुंच जाएगी, जो आवाज नहीं पहुंचनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो बोलने की जो आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये वास्तव में हमारी आजादी है। तो इसलिए हमें 26 जनवरी 1950 को आजादी मिली। मीडिया वालों ने, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो आर्टिकल 19 में जो सब्जेक्ट कवर किया गया है, उसके पहले मैं ये बात बताना चाहता हूं। संविधान में आर्टिकल 17 है 17 कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने की घोषणा, वो फंडामेंटल राइट के अधीन है। क्योंकि आर्टिकल चैप्टर नंबर 3 में 12 से शुरू होता है फंडामेंटल राइट, तो उसमें आता है, उसमें कवर होता है, फंडामेंटल राइट में कवर होता है 17। तो उसको ध्यान में रखते हुए एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया। एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया, मगर एक कानून मौलिक अधिकार के संबंध में लोगों को कानूनी अधिकार दिया गया, बाकी किसी मौलिक अधिकार को कानूनी जामा नहीं पहनाया गया। 74वां साल चल रहा है आजादी, और लगभग 70 साल से ज्यादा समय जो है वो संविधान लागू हो गया। 1950 से अगर अब 70 साल के लगभग हो गया है, कोई कानून नहीं बनाया। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन राइट एक्ट, ऐसा एक्ट बनाया जाना चाहिए। और जितने मौलिक अधिकार है, सारे मौलिक अधिकारों की गारंटी देने के लिए एक्ट बनाया जाना चाहिए। क्यों नहीं बना रहे एक्ट? मैं खुद भी कह रहा हूं। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि क्या एक्ट बनाकर मिश्राम जी तुम्हारे ऊपर पाबंदी ला सकते हैं, लाकर तो देखे। मैं तो ये कह रहा हूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन राइट एक्ट, एक्ट बनाओ, कानून बनाकर अधिकार दो और कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को दंड दो। एक्ट बनाएंगे तो दोनों चीजें करनी पड़ेगी, अधिकार देना पड़ेगा और दंड भी देना पड़ेगा, सजा भी देनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा करना चाहिए। मगर अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस के विरोध में जो ब्राह्मण हजारों सालों से घृणा अभियान चला रहे थे, अस्पृश्यता क्या है, ये जाति व्यवस्था क्या है, जाति व्यवस्था में जो ऊंच नीच की जो भावना है, ये हजारों सालों से ब्राह्मणों ने प्रचार किया। अस्पृश्यता घृणा अभियान का रिजल्ट है। तो
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसका एक्ट बनाया जाना चाहिए, उसका कानून बनाया जाना चाहिए। कानून जितने मौलिक अधिकार है सारे मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। हर आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। अगर कानून बन गया तो कानून के तहत पुलिस अथॉरिटी को काम करना पड़ेगा। जब कानून होता है तो पुलिस अथॉरिटी के द्वारा रोक लगाई जा सकती है। अगर कानून नहीं हुआ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई आम आदमी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो समझना बहुत जरूरी है कि भारत में दो प्रकार का मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक लाइन चलाने वाला मीडिया है, एनडीटीवी वाला। क्या है उसका नाम? रवीश कुमार। वो कहता है कि मैं बहुत प्रोग्रेसिव हूं। वो ऐसा शो करता है कि वो बहुत प्रोग्रेसिव है, मगर ऑक्सफॉर्म ने ये प्रूव किया कि उसका सारा जो लीडरशिप है वो सारी की सारी ब्राह्मणों की। हाँ, इतना है। वो प्रोग्रेसिव कहने वाले लोग सारा का सारा ब्राह्मणों का है, उनका नियंत्रण है। और वो क्या करते हैं, बोलते ये जो रिपब्लिक टीवी वाले लोग हैं या चौरासिया वाले हैं या भोपू टीवी जो है इनका, वो मोदी का गोदी टीवी बोलता हूँ, गोदी टीवी बोलता कि मोदी के गोदी में जाके बैठे हुए लोग हैं, ये उनका है। तो वो मुस्लिम विरोध को मुद्दा बना करके अपनी खबरें देते रहते हैं। वो लोग ये क्या करता है कि वो मुस्लिम विरोध की खबरें को हाईलाइट कर रहे हैं, ये ऐसा दिखाता है, लोगों को बताता है कि हाँ वो जो कर रहे हैं ना वो मुस्लिम विरोध के कर रहे हैं। वो बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता, वो उसको केवल खबरें मानकर चलते हैं, मगर उसकी स्पष्टता रवीश कुमार देते हैं कि ये मुस्लिम विरोध की खबरें हैं। ये बारीकी आप लोगों के विषय समझ में नहीं आई होगी। वो एक ही काम कर रहे दोनों, कॉम्प्लीमेंट्री काम है। रवीश कुमार का काम, एनडीटीवी का काम भी वो रिपब्लिक टीवी वाले और वो टीवी वाले जो कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वही काम एनडीटीवी वाले भी कर रहे हैं। एनडीटीवी वाले क्या कहते हैं? एनडीटीवी वाले अपने या वो लोग मुसलमानों को बुलाते हैं, फिर ये भी मुसलमानों को बुलाते हैं, एनडीटीवी वाला भी मुसलमानों को बुलाता है। और मुसलमानों का पक्ष जो है मुसलमानों के द्वारा रखवाता है। उनका जो मकसद है मामला हिंदू मुसलमान का खड़ा करना है। अब कोई अकेला ही मान लो अकेला चैनल हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करना चाहता है तो होता नहीं। उसके विरोध में कोई चैनल खड़ा हो जाए और वो चैनल कि ये हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करने के लिए कर रहा है, ऐसा बताने का काम जब तक कोई चैनल ना करे तब तक वो हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होता नहीं। तो रवीश कुमार वही कर रहा है, एनडीटीवी वो कर रहा है। यानी जो काम रिपब्लिक टीवी वाला या वो लोग कर रहे हैं, सेम काम जो है वो एनडीटीवी वाला भी कर रहा है। यानी उससे क्या होता है, वो मामला हिंदू मुसलमान का ही बनता है, ध्रुवीकरण का मामला ही बनता है। वो केवल उसको हाईलाइट करता है कि इससे हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होता है। जो लोगों को समझ में नहीं आता वो भी समझ में आ जाता है उसके बारे में, इससे ध्रुवीकरण होता है, फिर तो अच्छी बात है, फिर तो अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। और अगर वो वास्तव में विरोध में होता तो मैं देखता हूं उसको विज्ञापन इतना ज्यादा कैसे मिलता। अगर वो रियल में उनके विरोध में होता तो उनको इसके इतने बड़े पैमाने पर विज्ञापन कैसे मिलता? शायद उनसे ज्यादा विज्ञापन इसको मिलता। इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें बड़ी बात यह है कि मुसलमान ऐसा मानते हैं। रवीश कुमार बहुत अच्छा है। मुसलमान लीडरलेस होने की वजह से, नेतृत्वविहीन होने की वजह से
उनको ये चालबाजी, ये चालाकी, ये जो होशियारी है, ये जो बदमाशी है, ये बदमाशी समझ में नहीं आती कि इसकी वजह से तो मामला हिंदू मुसलमान का बनता है। ये बात दूसरे लोगों को, बहुत सारे लोगों को, खासतौर पे मुस्लिम लोगों को समझ में नहीं आते। वो उल्टा ऐसा समझ लेते हैं कि रवीश कुमार जो है मुसलमानों का पक्ष जो है रखता है। अरे वो मुसलमानों का पक्ष रखता है, इस वजह से तो हिंदू मुसलमान का मामला बनता है। अगर रवीश कुमार मुसलमानों का पक्ष ना रखे, वो हिंदुओं का पक्ष रख रहे, तो हिंदुओं का पक्ष वो रख रहे, मुसलमानों का पक्ष ये रख रहा है, तो इससे तो हिंदू मुसलमान का मामला बन रहा है। अगर रवीश कुमार ये ना करे तो हिंदू वो अकेले ही चिल्लाते रहेंगे। गांव में मैं एक कुत्ते की साइकोलॉजी आपको समझाता हूं, उससे बात समझ में आएगी। अब कुत्ता आपके ऊपर भौंक रहा है तो आपको डर लगता है, कुत्ते की तरफ देखो ऐसे तो ज्यादा जोर से भौंकता है, ऐसा खड़े होकर के भौंक देखो तो ज्यादा भौंकता है। उसकी तरफ दाहिने मत दो और उसके पास से गुजर जा, कुछ नहीं करता, और कुछ देर के बाद उसका भौंकना मत। भौंकना बहुत जरूरी है ध्रुवीकरण के लिए, दोनों तरफ से भौंकना जरूरी है। वो उधर से भौंक रहा है, इधर से भौंक, तब ध्रुवीकरण हो, तब लोग स्टैंड लेंगे ना, तब स्टैंड लेंगे। जब स्टैंड लेंगे दोनों तरफ के लोग, तब ध्रुवीकरण होगा। तो ये दोनों मिलकर, वो भी ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मणों की शक्ति, वो भी ब्राह्मणों की शक्ति, तो ये दोनों ब्राह्मण जो है इस देश में 3.5% लोग हैं, उनको मालूम है हमारी संख्या 3.5% है। ध्रुवीकरण किए बगैर राज्य सत्ता पर हम काबिज नहीं हो सकते। इसका वास्तविक इलाज क्या है? जो हिंदू के नाम पर ध्रुवीकरण कर रहे हैं, उसका वास्तविक इलाज है SC ST OBC की सामाजिक समस्याओं को हाईलाइट करना। रवीश कुमार SC ST OBC के मुद्दे पर कभी कोई बात नहीं करता। जब वो कभी कोई बात नहीं करता तो वो प्रोग्रेसिव के साथ आता है। मुसलमानों को यह बात समझ में आती नहीं है। इस संदर्भ में मुसलमानों को यह बात मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं कि मुसलमानों को सेकुलर पार्टी पसंद आती है। अब मुसलमानों को सेकुलर पार्टी पसंद आती है, सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन समझ में आती है, या सेकुलर चैनल पसंद आता है, तो उसको देखते रहते हैं। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, खोल देना। तो ये जो रवीश कुमार है, उनको मालूम है कि SC ST OBC के लोगों का अगर ध्रुवीकरण करवा दिया जाए तो देश में परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन में हमारे 3.5% ब्राह्मणों का क्या होगा? हाँ, देखो बहुत खास बात समझा कि SC ST OBC का ध्रुवीकरण किया जाए तो देश में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आएगा तो 3.5% ब्राह्मणों का क्या होगा? भाई जाएंगे। ये रिपब्लिक वालों को भी समझ में आता है, ये इनको भी समझ में आता है। इसलिए दोनों मिलकर वो हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा रहते। किसी फिल्म में अगर खलनायक ना हो, वो फिल्म 10 मिनट में खत्म करना पड़ेगा। खलनायक जो है वो फिल्म की स्टोरी को बढ़ाता है। खलनायक इसलिए आखिरी तक दिखता है और आखिरी फिर उसको मार दिया जाता है, तब स्टोरी खत्म होती है। इस वजह से 3 घंटे अगर फिल्म बढ़ाना है, 3 घंटे फिल्म बनाने के लिए खलनायक होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से हिंदू के नाम पर ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदू का पक्ष रखने वाला और हिंदू का विरोध का पक्ष, मुसलमानों का पक्ष रखने वाला एक चाहिए। जब दोनों का पक्ष रखा जाएगा तब हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा हो जाएगा। जब हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा हो जाएगा तो फिर मुसलमानों की सबसे ज्यादा पिटाई ये हो रहा है। मुस्लिमों में जो लीडरशिप है उसकी लैकिंग है और इसकी वजह से ये षड्यंत्र उनको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास आकर करिए, आपने मिश्रा में वो रवीश कुमार का आपने देखा, बहुत अच्छा है। टेलीफोन करके मुझे बोलते देश भर से मुस्लिम लोग, उनको मालूम नहीं मैं
किस तरह से सोचने वाला आदमी हूं। तो मैं उनको समझाता हूं जो मैंने अभी आपको समझाने का प्रयास किया। तो ये जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेकुलरिज्म जो है, अगर आंदोलन इस देश में परिवर्तन का चलाया जाए तो परिवर्तन के अंदर सेकुलरिज्म इंक्लूड है, सेकुलरिज्म में परिवर्तन इंक्लूड नहीं है। तो ब्राह्मण अपने आप को सेकुलर घोषित करके प्रोग्रेसिव है ऐसा शो करते हैं, मुस्लिम उसके जाल में फंसते हैं। मगर वो सेकुलरिज्म का एजेंडा क्यों चलाते हैं ब्राह्मण? कि एससी एसटी ओबीसी के साथ मुसलमान अलाइन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मुसलमानों के लिए सेकुलरिज्म का एजेंडा चलाते हैं। तो मुसलमान क्या होता है, वो ब्राह्मणों के साथ जुड़ जाता है, परिवर्तन की जो शक्तियां है उसके साथ जुड़ता नहीं। तो उनके अंदर विभाजन पैदा करने के लिए सेकुलरिज्म का एजेंडा इस देश में चलाया जा रहा है। और मुस्लिम जब तक सेकुलरिज्म के एजेंडे का समर्थन करता रहेगा, उनकी पिटाई और ज्यादा आने वाले समय में लगातार होती रहेगी। वो जब तक मुसलमान भारत में परिवर्तन के एजेंडे का समर्थन नहीं करेंगे, तब तक जो बनी बनाई व्यवस्था जो मुस्लिम विरोध में है वो बदलेगी नहीं, वो बदलेगी नहीं। मुसलमानों को कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। ये लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से मुस्लिम लीग की लीडरशिप थी, वो बैरिस्टर थे, कांग्रेस वाले वो भी बैरिस्टर, गांधी बैरिस्टर, मोहम्मद अली जिन्ना बैरिस्टर, लियाकत अली बैरिस्टर, जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर। वो लियाकत अली वहां प्रधानमंत्री बना, यहाँ जवाहरलाल नेहरू, सारे बैरिस्टर, इसके भी बैरिस्टर थे, इनके भी बैरिस्टर थे। तो हाईली एजुकेटेड लोग थे, वो कोई मदरसे में पढ़े हुए नहीं थे, वहां का वेस्टर्न एजुकेशन लिया था दोनों लोगों ने। तो दोनों लोगों को राजनीति शास्त्र का गहरा अध्ययन होने की वजह से सब बारीकियां जानते थे। और इस तरह से वो उनको काउंटर करने में कामयाब होते थे। इसलिए उन्होंने मुद्दा उठाया कि ये एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है। आजाद भारत के अंदर के मुसलमान 100 साल पहले के मुसलमान जागृत थे इसके बारे में। तो 100 साल के बाद जानकारी बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती। ये आजाद भारत के जो मुसलमान नेता है उनकी जानकारी घटी क्यों, मुझे समझ में नहीं आया। बड़ा हैरान करने वाली बात है। मैंने कई मुसलमानों को पूछा, अरे जानकारी और ज्ञान आगे बढ़ता है, तुम्हारा ज्ञान कैसे घट गया? तुम्हारे पास तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और वहां एक से एक विद्वान लोग हैं, तो फिर घटी कैसे? एससी एसटी ओबीसी के पास तो कहने के लिए यूनिवर्सिटी है नहीं। एक यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ब्राह्मणों की, और एक यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है मुसलमानों की। इधर कहाँ है एससी एसटी ओबीसी? मगर इसके बावजूद भी उनको ये समझ में आ रहा है। तो ये बातें बहुत ज्यादा गहराई से समझने की जरूरत है। ये लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से मुसलमानों के अंदर ये बातें उनको समझ में नहीं आती। समझ में ना आने की वजह से वो सेकुलरिज्म के झांसे में फंसते हैं। तो सेकुलरिज्म में परिवर्तन का एजेंडा शामिल नहीं है, परिवर्तन के एजेंडे में सेकुलरिज्म शामिल है। बाबा साहब अम्बेडकर परिवर्तन के सबसे बड़े पुरोधा थे, तो उन्होंने संविधान में परिवर्तन का एजेंडा शामिल किया और सेकुलरिज्म नाम का शब्द भी नहीं डाला। ये तो इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने सेकुलरिज्म का शब्द डाला। सेकुलरिज्म शब्द ही नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसके अंदर क्यों नहीं लिखा? वो शब्द नहीं डाला तो क्या भारत का संविधान सेकुलर नहीं था? था। कैसे लिखा? मौलिक अधिकार में लिखा। जात, लिंग, वर्ण, प्लेस ऑफ बर्थ, झोपड़ी में पैदा हुआ, महल में पैदा हुआ, धर्म, इसके आधार पर भारत के किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। हो गया सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म शब्द लिखने की जरूरत ही नहीं। सेकुलरिज्म शब्द लिखे बगैर भारत का संविधान जो है वो सेकुलर है। इंदिरा गांधी ने सेकुलर शब्द लिखा,
शब्द लिखने से वो सेकुलर हो गए। मगर सारा प्रशासन ब्राह्मणों के नियंत्रण में है, जो ब्राह्मण का प्रशासन होगा वो सेकुलर नहीं हो सकता। इसलिए ये महत्वपूर्ण बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो साधन भारत में उपलब्ध है, जिस पर इन लोगों का नियंत्रण है, आधुनिक भारत में या आधुनिक दुनिया में जो राज हासिल किया जाता था प्राचीन भारत में, वो तलवार के बल पर, हथियार के बल पर। लोकतंत्र में तलवार, चाकू, छुरी, बंदूक, गोली नहीं चल सकती। आप राजपाट हासिल कर सकते हो, मगर उसमें चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, हथियार नहीं चला सकते। हमारे लोगों को ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि अगर ये सब नहीं रहेगा तो राजपाट कैसे हासिल होगा। तो आधुनिक दुनिया का उसूल है कि आप गोली नहीं, बोली से राजपाट हासिल कर सकते हो, अभिव्यक्ति की आजादी से राजपाट हासिल कर सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट बात है। उसके लिए कोई चाकू, छुरी, बंदूक, गोली चलाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे लोगों को समझ नहीं आता। बहुत बार बहुत सारे जो लोग हैं वो तलवार हाथ में लेते हैं, मगर तलवार चलाना नहीं जानते। हथियार हाथ में है। अगर आदमी के हाथ में हथियार हो और हथियार चलाना ना जानते हो, तो कब यो हथियार तुम्हारे पेट में घुस जाएगा तुम्हें जरा पता ही नहीं चलेगा। इस तरीके से हमें यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो हथियार है, ये हथियार वो लोग हम लोगों के विरोध में बाबा साहब आंबेडकर के समय से है। बाबा साहब आंबेडकर ने, अभी तुमने पढ़ के सुना है, ये धंधा हो गया। अब तो ये क्लियर हो गया कि टीआरपी के लिए ऐसा करते हैं। तो बाबा साहब आंबेडकर जो कहते थे वो बात वो खुद ही कह रहे हैं, टीआरपी के लिए कह रहे हैं। धंधा हो गया, तो टीआरपी के नाम पर वो धंधा हो गया। मान लो साबन का उदाहरण दिया, साबन की इंडस्ट्री खोलनी है तो इंडस्ट्रियल मंत्रालय से लाइसेंस लेना पड़ता है। अखबार चलाने का लाइसेंस इंडस्ट्रियल विभाग से नहीं मिलता, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत लेना पड़ता है। इसका मतलब है अखबार चलाना व्यवसाय नहीं है, अखबार चलाना उद्योग नहीं है, अखबार चलाना धंधा नहीं है। अखबार डेमोक्रेसी का एक पिलर है। जनमत पहले बनता है और बैलेट बॉक्स में जनमत बाद में जाता है। जिसका जनमत होगा उसकी सरकार होती है। इसलिए इन साधनों का उपयोग और प्रयोग कैसे करना, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इस बात को जानने और समझने की जरूरत है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कानून अगर बनता है तो उनको निष्पक्ष तरीके से चलाना। कानून बनता है तो वो शासक वर्ग क्या चालाकी कर रहा है? नहीं, आज़ादी पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, वो किसी प्रकार की नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो मौलिक अधिकार है, उसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बाबा साहब अम्बेडकर नहीं डाला हुआ है। तो रीजनल रिस्ट्रिक्शंस जो शब्द है उसको आइडेंटिफाई कानून बनाकर ही तो किया जा सकता है। अब मैं कहता हूं, क्या कहता हूं, देश में 3.5% ब्राह्मण है, प्रशासन में इतना है, इसमें हेट है ही नहीं। इसमें हेट ही नहीं है तो वामन मेश्राम को नहीं पकड़ा जा सकता। अगर आप 3.5 नहीं हैं और कह रहे हो 3.5, फिर झूठ। हम कह रहे हैं कि ये ऐसा है और देश में अभी भी जो ब्राह्मण
हिंदू के नाम पर संगठना बनाकर चला रहे हैं, उन्हीं ब्राह्मणों की एक अलग ब्राह्मण नाम की संगठना भी कार्यरत है। जो ब्राह्मण हिंदू के नाम पर संगठन चला रहा है, वो ब्राह्मण ब्राह्मण संगठन से भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारे आरएसएस में काम करने वाले ब्राह्मण महासंघ जो है उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई लोकतंत्र में जो विधायिका है उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है, कार्यपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा है, न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा है, मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा है। जब मैं ये कहता हूं, उसके आंकड़े जो अवेलेबल है वो आंकड़े बताता हूं, तो मेरे खिलाफ हेट का कोई मामला नहीं बनता है। तो मैं कह रहा हूं कानून बनाओ। अगर हम कोई हेट करने का काम कर रहे हैं तो हमें भी अरेस्ट करो। हम जो सारे देश भर में अभियान चला रहे हैं, हम सारे देश भर में अभियान चला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मैं बातें करता हूं, बोलता रहता हूं, हमारी विचारधारा का हम प्रचार करते हैं, ब्राह्मण के संदर्भ में हम लोग बोलते रहते हैं। कभी हमारे किसी कार्यकर्ता ने किसी ब्राह्मण को अलग से पकड़ा, धरा, बांधा, हत्या किया है कोई उदाहरण? मगर आरएसएस के जो लोग हैं, जो लोग मुसलमान को धरते हैं, बांधते हैं, पकड़ते हैं, वो सब आरएसएस के प्रचारित लोग हैं, आरएसएस के ट्रेनिंग लिए हुए लोग हैं। तो गुप्त रूप से उन्होंने उनको जो ट्रेनिंग दिया है उसमें घृणा फैलाया है, उसकी वजह से वो एक अकेले मुसलमान को धरते हैं, बांधते हैं, पिटते हैं, मारते हैं, हत्या करते हैं। कंपेरेटिवली बता रहा हूं, हमारे प्रचार करने से कभी किसी ब्राह्मण को, हमारे किसी कार्यकर्ताओं के संच ने किसी ब्राह्मण को धरा, पकड़ा, बांधा, मारा, कोई उदाहरण नहीं। मगर बजरंग दल के लोग गाय के नाम पर, गाय हत्या के नाम पर वो मुसलमान को धरते हैं, पकड़ते हैं, बांधते हैं। अच्छा, 20 लोग हैं और एक मुसलमान को वो पोल से बांधते हैं, झाड़ से बांधते हैं, फिर मारते हैं, फिर हत्या करते हैं। अरे ये कौन सा पुरुषार्थ है भाई? हाँ, ये कौन सा पुरुषार्थ है? तुम 20 लोग और वो ये अकेला, और उस अकेले को भी तुमने बांधा। अरे उसके हाथ खुले रखते कम से कम, फिर उसको मारते, वो अपना प्रोटेक्शन करता। ये कौन सा पुरुषार्थ है? इसको पुरुषार्थ कहने के बजाय तुम 20 लोग मिलकर अकेले को मारते हो, ये गांडूगिरी है। ये क्या पुरुषार्थ है? इसमें कोई पुरुषार्थ तो है नहीं। तुम कह रहे हो, क्या कह रहे हो? कश्मीर को हमने भारत में 370 हटा दिया। 370 था तब भी कश्मीर भारत में था। तुमने हटा दिया तब भी वो भारत नहीं है। उतनी ही भूमि, कश्मीर की उतनी ही भूमि तुमने हटाया नहीं तब भी भारत में थी, तुमने हटाया तब भी भारत में ही है। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, यानी हमारी भूमि पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड की है। तुम कहते हो कि वो जो पाकिस्तान वाले क्या कहते? आजाद कश्मीर। तुम क्या कहते हो? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी हमारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने, ऐसा तुम कहते हो। अगर तुम 1 इंच जमीन भारत में मिलाते तो तुम्हें वामन मेश्राम मान लेता कि तुम क्या पुरुषार्थी लोग हैं भाई। खाली 1 इंच जमीन नहीं मिलाया। अभी तुमने खत पार्लियामेंट में कहा 38,000 चौरस मील जमीन अभी चाइना ने अभी कैप्चर कर लिया। कहाँ है भाई तुम्हारा वो कौन सा 56 इंच वाला? कहाँ है? पाकिस्तान का मामला जब आता है तो घर में घुस के मारेंगे, और इनके पास ये वो तुम्हारे घर में घुस गए और तुमने मारा भी नहीं, उन्होंने ही मारा, तुम्हारे 20 लोगों को मारा। जब तुम्हारे 20 लोगों को मारा तो इन्होंने मजार दिखाए कि उनके ज्यादा मरे, ये उनके मजार है। बाद में पता चला वो 62 के दौरान जो चाइनीज मारे गए थे उनके, फिर झूठ साबित हो गया। यानी इसका मतलब हमारे ही लोग मारे गए, उनके नहीं मारे गए।
तो इस तरह से ये सारा झूठ का मीडिया का प्रोपेगेंडा करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। केवल हम ही सूचना और सूचनाओं के बीच का जो फर्क है वो जान रहे हैं। हम अपने द्वारा बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन राइट एक्ट बनाया जाना चाहिए। घृणा की व्याख्या होनी चाहिए। जब वो बनाया जाएगा तो सब रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे। ये कानून बनाया जाना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, भारत सरकार को उनको निर्देश देना चाहिए कि ऐसा कानून बनाया जाए। तो इससे क्या होगा कि मीडिया का उपयोग निष्पक्षता से करना होगा, कानूनन करना होगा। और जब वो कानून नहीं, जब कानूनन अमल नहीं करेंगे तो हमारे जैसे लोग जो है उनके अखबारों के खिलाफ में कि ये इतने परसेंटेज लोग हैं, इसकी खबर दिखाओ। ये 8 पेज का या 24 पेज का अखबार है, डेली का, साल का, इसका अखबार ले लो, इसमें SC, ST, OBC माइनॉरिटी की कितनी खबरें हैं। तो किया जा सकता है। कानून इसलिए नहीं बना रहे हैं, कानून इसलिए नहीं बना रहे हैं कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को पर कोई नियंत्रण नहीं लाना चाहते, इसके लिए नहीं बना रहे हो। ये बात गलत है। वो बात ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये भारत के संविधान ने जनता को दिया हुआ अधिकार है। ये अखबार के मालिक का अधिकार नहीं है, ये अखबार के संपादक का अधिकार नहीं है। अगर मालिक ब्राह्मण है, मालिक बनिया है, तो वो अपने हिसाब से चला रहा है। कानून अगर बनेगा तो फिर इसको चलाना संभव नहीं होगा। अगर लोकतंत्र का 4th स्टेट है तो उसको रेगुलेट करना चाहिए, होना चाहिए। मैं तो सोशल मीडिया को भी रेगुलेट करने की बात कर रहा हूं, कानून बनाया जाए। तो हमारे जैसे लोग जो संविधान के दायरे में रहकर मीडिया का उपयोग करना चाहते हैं उनको कुछ नहीं होगा। जो गाली गलौज करते हैं, हेट करते हैं, हेट स्पीचेस करते हैं या हेट का प्रोपेगेंडा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले विलास ने या किसी ने मुझे वो अत्री नाम का एक इंजीनियर है ब्राह्मण, उसने मेरे नाजी वामन मेसा RSS का आदमी है, मुझे नाजी कहा, मतलब प्रोपेगेंडा कर रहा है, तुमने दिया। तो उसमें वो क्या कह रहा है, उनके अंदर क्या कह रहा है, देखो ये आदमी हिंसा शब्द कितनी बार अपने भाषण में बोल रहा है। मैंने क्या कहा कि जो पुष्यमित्र शुंग है उसने बृहदत्त की हत्या की। जब हिंसा के द्वारा उन्होंने हत्या की तो अब हिंसा करने वाले लोगों को हिंसा करने वाले लोगों को कैसे रोका जाए। तो हम तो अहिंसा की बात करने वाले लोग, तो अहिंसा से हिंसा को कैसे रोका जाए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा मैंने उसमें कहा। तो उसमें कह रहा देखो इस आदमी ने हिंसा शब्द कितनी बार कहा। अबे कितनी बार, 1000 बार कहा। किस मकसद के लिए कहा? हिंसा करने के लिए या हिंसा का प्रोत्साहन देने के लिए तो नहीं कहा, न प्रूव कर पाएगा। मैं हिंसा शब्द जो है पुष्यमित्र शुंग ने हिंसा के द्वारा नहीं, शब्द पर ध्यान दीजिए। हिंसा शब्द वामन मेश्राम ने कितनी बार कहा। एक बार भी मैंने नहीं कहा कि हिंसा का उपयोग ब्राह्मण के खिलाफ करना। उनको मालूम है कि इसमें पकड़ा नहीं जाता, नहीं, मगर ध्यान से दीजिए इस आदमी ने हिंसा शब्द कितनी बार कहा। कोई स्पीच कोई आदमी लिख रहा है, बोल रहा है, अगर जब तक उसका ऑब्जेक्टिव उसके भाषण से प्रूव ना हो तब तक आप उसको इस काम के लिए एंटांगल या आरोपी घोषित नहीं कर सकते। मगर इस तरह का वो प्रोपेगेंडा उसमें कर रहा था, वो वीडियो मैंने देखा। तो वो चैनल वाले ने उसको पूछा कि क्या वो बात कह रहा है वो पुष्यमित्र शुंग, उसने मारा। फिर जो एंकरिंग करने वाला कंक्लूड कर रहा है आखिरी में, उसने कबूल किया, हाँ उसने मारा था, पुष्यमित्र शुंग ने
ब्रदत्त को मारा था, उसकी हत्या किया था। फिर कंक्लूड करने वाला जो एंकरिंग क्या कह रहा है, इस तरह से वामन मेश्राम झूठ बोल रहा है, ये बात इससे, अबे वो खुद ही कह रहा है कि हिंसा से मारा। तो ये कहना चाहिए था एंकरिंग ने कि उन्होंने जो आरोप लगाया था कि हिंसा के द्वारा मारा, तो इन्होंने इस बात को कबूल किया। वामन मेश्राम ने जो कहा उस बात को उन्होंने कबूल किया कि हाँ, पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की। उसने एडमिट किया, नया दिखता है उसको। अभी आरएसएस के पूरे छक्के पंजे मालूम नहीं है, और वो हम लोगों को जानता नहीं। आरएसएस वाले हमसे पंगा नहीं लेते, नया लौंडा है वो, अभी उसको समझ में नहीं आया। आरएसएस की 50 साल से राजनीति करने वाले लोग हमसे डायरेक्ट कभी पंगा नहीं लेते। उनके सारे इतिहास का भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, वो क्या करते हैं। जहां तक हिंसा का सवाल है, अजमेर केस में आरएसएस के कार्यकर्ता को आजीवन कारावास हुआ। हाँ, आजीवन कारावास हुआ। हमारे खिलाफ तो एफआईआर तक नहीं है, क्योंकि मेरे खिलाफ अगर कोई मान लो गलत एफआईआर दाखिल कर ला, तो गुजरात में किया तो उनको मुंह के बल गिरना पड़ा। क्योंकि मैं तो इस बात का प्रोपेगेंडा करने वाला आदमी हूं कि संविधान के दायरे में रहकर हम अपना आंदोलन चलाएं। अपने कार्यकर्ताओं को, हम लोगों ने कई कार्यकर्ताओं को निकाल दिया, उन्होंने कार्टून बना करके सोशल मीडिया में किया, तो ऐसे 2-4 लोगों को हमने निकाल ही दिया और घोषित किया कि जो इस तरह के तरीके का उपयोग करेगा उसको संगठन से मदद नहीं करेंगे और संगठन में इनको रखेंगे भी नहीं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन राइट एक्ट बनाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हेट करने वाले लोग हैं वो पकड़े जाएंगे, एक बात। दूसरी बात, क्योंकि कानून बनाने के लिए इंटरप्रिटेशन के द्वारा व्याख्या करनी पड़ती है, हेट को डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरी बात, दंड का प्रावधान करना पड़ेगा। तीसरी बात कि मीडिया लोकतंत्र का हथियार है, तो उसको निष्पक्षता से उपयोग में लाना पड़ेगा। निष्पक्षता पूर्ण करनी पड़ेगी। अगर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की खबरें नहीं छापेंगे तो निष्पक्षता कैसे प्रूव होगी? नहीं होगी तो उसके खिलाफ हमारे जैसे लोग कोर्ट में जा सकेंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उसको खुला छोड़ दिया है, किसी प्रकार का कोई कानून नहीं। एक तो 2 बातें मैं कह रहा हूं, एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन राइट एक्ट बनाना चाहिए। दूसरा, जितने मौलिक अधिकार हैं उस सारे मौलिक अधिकारों को, ये मौलिक अधिकार लोगों को दिए हुए अधिकार है, उसको कानून बनाकर प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। तो पुलिस चौकी में जाकर उनको आराम, उनको उससे रिलीफ लिया जा सकता है। नहीं तो अभी उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। आम आदमी के बस की बात नहीं है। पुलिस पर पाबंदी आ जाएगी कानून के तहत, गलत काम करेंगे तो वो भी पकड़े जाएंगे, गलत एफआईआर दाखिल की जाएगा तो वो भी पकड़े जाएंगे। तो ये सारी बातें, इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग जिस विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम मजलूम लोग हैं, हम प्रताड़ित लोग हैं, हम विक्टिम्स लोग हैं। अब विक्टिम्स के तहत हम लोग न्याय के लिए सारा का सारा मामला कर रहे हैं, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उसके तहत हम ये सारा का सारा आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन हमारा आज इतना बड़ा 31 राज्यों में फैल गया है, और आज हमारे पास इतना बड़ा नेटवर्क और इतनी बड़ी संगठनात्मक शक्ति निर्माण हुई है, जिसके आधार पर हम बहुत कुछ करने लायक हो गए हैं। तो आने वाले समय में हमें अपना जो सोशल मीडिया है, क्योंकि अभी हमारे पास प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो चैनल वगैरह चलाने वाले लोग हैं, वो जाहिरात या विज्ञापन के आधार के सिवा नहीं चलाया जा सकता। और सोशल मीडिया में हम लोग इसको चलाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, और इसको ज़्यादा सफलता से हम चला सकते हैं। इसके लिए
सब्सक्राइब करने का काम हमारे लोगों को करना चाहिए, ताकि इस आंदोलन को एक हथियार मिल जाए मीडिया का, और उससे हमारा आंदोलन जिसमें हम अपना आवाज़ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचाए। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।